प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी की वर्कशीट क्लास 8 और ये आपकी 5th वर्कशीट है। और इसका जो उपविषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। तो जो आप लोग जुलाई मंथ में वर्कशीट करते रहे हो वो एक खाली इंट्रोडक्शन करवाया गया था, लेकिन अब जो आने वाले टाइम में आप लोगों को वर्कशीट आएंगी वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। तो जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। तो मुग़ल बादशाहों में पहले जैसे मुग़ल बादशाह होते थे तो औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो एक छोटी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन गए। तो ये कैसे संभव हुआ, मतलब एक छोटी सी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे भारत देश में आई और किस तरह से मतलब उसने पूर्व में अपना कब्जा कर लिया, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। चार्टर यानी इजाज़तनामा, यानी उनसे परमिशन हासिल की। तो इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार यानी सिर्फ पूर्व दिशा में सिर्फ वही कंपनी काम कर सकती थी, कोई और नहीं। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुंदर पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन ये जो शाही दस्तावेज हैं दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। देखो उस टाइम जो लोग जाते थे वो समुद्री यात्रा ही करते थे। तो वो क्या कह रहा है कि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगाली जो थे उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। तो यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यानी ये जो सूखे मसाले हैं इनकी काफ़ी डिमांड थी। तो सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। तो इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। क्या था कि भी हर कोई चाहता है कि भी मार्केट में उनका अपना कब्जा हो। तो हर कोई जो भी कंपनी थी वो बाज़ारों में कब्जा करना चाहती थी। तो फिर उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो इन लड़ाइयों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने मतलब जो वहाँ के राजा थे उनसे भी लड़ना शुरू कर दिया। तो उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं कि 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली यानी जो बाहर भेजने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तो जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। उनको आसपास बसने के लिए प्रेरित क्यों किया कि भी इधर उधर जाएंगे अपने कहीं पर भी, जहाँ पर भी वो रहते हैं उनको आने जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए उन्होंने कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास ही रहने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। तो 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर
3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था और जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो आप लोगों ने कलकत्ता का नाम सुना है ना, कलकत्ता जिसको हम बोलते हैं। तो ये 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीदी गई, जिसमें एक गांव कालीकाता था। पहले इसको बोला जाता था कालीकाता, फिर ये कलकत्ता बन गया और बाद में कोलकाता के नाम से जाना जाने लगा। तो कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। क्या था कि ये जो अधिकार था सिर्फ कंपनियों को मिला था, कंपनी के अफसरों ने क्या करा, अपना व्यापार खोल लिया, जिससे मतलब उन्होंने कोई भी फाइन या कोई भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। तो नतीजा क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसके बेटा भी ये बहुत बड़ा लेसन है, तो इसके और भी आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे कि उनको क्या फ़ायदा मिला। ये देखो, ये रहा इसमें कि कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अगर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी सिर्फ एक ही, तो कोई भी कंपनी इस कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। सेकंड है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे। तो किसको ले जाकर बेचना चाहते थे, ये रहा कि सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी को बेचना चाहते थे। तो धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा, क्योंकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, तो अपने जीवन के किसी उदाहरण द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी देखो, हमारा खुद का तो कोई अधिकार एक है नहीं। तो अगर मान लो हमने उदाहरण देना है, तो हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि मान लो हमारे आसपास सिर्फ एक ही दुकान है, यानी सिर्फ उसी दुकान वाले का ही कब्जा है, आसपास कोई भी दुकानें नहीं हैं। तो वो फिर जो दुकानदार होता है वो अपनी तरफ से ही रेट लगाता है, क्योंकि उसके प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने वाला कोई भी आसपास नहीं होता। तो ये आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हो।